हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैजिक स्टडी पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आज मैं जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं उसे आप लीड लगा करके कहीं भी काम करते हुए भी सुन सकते हैं। और जो मैं रिसर्च एप्टीट्यूड के जो अनुसंधान कि जितने सारे प्रश्न हैं मैं जिनको बताने वाला हूं वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना बड़ा महत्व रखते हैं। मैं आपको यहां पर 30 एक्सरसाइज करवाऊंगा और जिससे आपकी 120 क्वेश्चंस तैयार होंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा चारों ऑप्शनों में से वह आपका होगा नए सिद्धांत विकसित करना। मौलिक अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य होता है नए सिद्धांत को विकसित करना। इसमें जो आपका पहला ऑप्शन दिया है वास्तविक दुनिया की समस्याओं का हल करना। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करना यह अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उद्देश्य होता है। अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करना। जो व्यवहारिक समस्याओं का समाधान ढूंढता है उसे क्या कहा जाता है? अनुप्रयुक्त अनुसंधान कहते हैं। दूसरा ऑप्शन जो आपका सही ऑप्शन है नए सिद्धांत विकसित करना, इसके बारे में बता देता हूं। यह मौलिक अनुसंधान का प्राथमिक लक्ष्य है। यह सिद्धांत और ज्ञान का विस्तार, इससे क्या होता है कि सिद्धांत और ज्ञान का विस्तार किया जाता है। और तीसरा जो ऑप्शन दिया है प्रयोग करना, तो यह अनुसंधान की एक विधि है। क्या है? यह अनुसंधान की एक विधि है लेकिन मुख्य उद्देश्य नहीं है। और उसके बाद डेटा एकत्र करना, तो डेटा संग्रह जो होता है अनुसंधान प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है लेकिन यह अनुसंधान का उद्देश्य नहीं हो सकता। अब चलते हैं हम लोग आप लोगों को दूसरे प्रश्न के बारे में बताते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उदाहरण है जिसका मैंने आपको पहले ही बताया कि नई दुनिया का एक नया दावा का विकास अनुप्रयुक्त अनुसंधान कहलाता है। इसके बाद इसमें देखो पहला ऑप्शन जो आपका दिया है इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार का अध्ययन। इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार का अध्ययन यह मौलिक अनुसंधान का हिस्सा है। जो मतलब इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार का अध्ययन है यह मौलिक अनुसंधान का हिस्सा है जो प्रकृति के मूल सिद्धांत को समझने का प्रयास कराता है। और दूसरा ऑप्शन जो आपका दिया है नई, मतलब जो नया आपको दूसरा ऑप्शन दिया है एक नई दवा का विकास, मतलब नई दवा का विकास, तो यह जो आपका सही ऑप्शन है। इसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज, यह क्या है? यह भी एक मौलिक अनुसंधान का हिस्सा है। ठीक है। मानव व्यवहार का विश्लेषण, यह तो आप लोगों को पता ही होगा वर्णनात्मक अनुसंधान का हिस्सा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अब चलिए आपका तीसरा प्रश्न आपको बता देते हैं। ऐसा कौन सा शोध है जो व्यवहारिक समस्याओं को हल करने पर केंद्रित है? तो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, ऐसा कौन सा शोध है जो व्यवहारिक समस्याओं को हल करने पर, तो यह जैसा कि मैंने आपको इसके पहले ही बताया अनुप्रयुक्त अनुसंधान जो होता है, अनुप्रयुक्त अनुसंधान जो होता है वह आपका व्यवहारिक समस्याओं को हल करने पर केंद्रित है। और देखिए मौलिक अनुसंधान, इसके पहले मैंने आपको बता दिया। अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बारे में बता दिया। क्रियात्मक अनुसंधान, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी आपका दिया है क्रियात्मक अनुसंधान, तो इसकी आप पहले जान लीजिए। क्रियात्मक अनुसंधान इसका उपयोग जो होता है आपको शिक्षण और व्यावसायिक प्रथाओं के सुधार के लिए किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग शिक्षण और व्यावहारिक प्रथाओं में सुधार के लिए किया जाता है। अब इसके बाद देखिए सैद्धांतिक अनुसंधान। सैद्धांतिक अनुसंधान जो होता है यह मौलिक अनुसंधान का एक हिस्सा है और व्यवहारिक समस्याओं पर केंद्रित नहीं है। यह जो होता है व्यवहारिक समस्याओं पर केंद्रित नहीं होता। अब चलते हम लोग आगे चौथे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए सांप्रदायिक अनुसंधान मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? सांप्रदायिक अनुसंधान, तो सांप्रदायिक अनुसंधान जो होता है अवलोकन और प्रयोग पर निर्भर करता है। किस पे? अवलोकन और प्रयोग। देखिए सैद्धांतिक ढांचे के बारे में मैं आप लोगों को, जिसका ऑप्शन नंबर ए सैद्धांतिक ढांचा, इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। सैद्धांतिक ढांचा जो है यह अनुसंधान की दिशा तय करता है लेकिन सांप्रदायिक अनुसंधान का आधार नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। यह केवल अनुसंधान की दिशा को तय करता है। इसके बाद इसी का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका व्यवहारिक अनुप्रयोग। तो व्यवहारिक अनुप्रयोग जो होता है यह अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उद्देश्य हो सकता है। क्या हो सकता है? अनुप्रयुक्त
अनुसंधान का उद्देश्य हो सकता है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए अवलोकन और प्रयोग सांप्रदायिक अनुसंधान में प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसके बाद देखिए द्वितीयक डेटा आपका दिया है। द्वितीयक डेटा यह मौजूदा डेटा का उपयोग है। क्या है? यह मौजूदा डेटा का उपयोग है, लेकिन प्राथमिक डेटा पर निर्भर सांप्रदायिक अनुसंधान से अलग है यह। अब इसके बाद अगला चलते हैं, पांचवा प्रश्न आप लोगों को बता देते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न कह रहा है कि शब्द अनुसंधान किस भाषा से लिया गया है। तो शब्द अनुसंधान जो है आपका फ्रेंच भाषा से लिया गया है। किस से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से। अब देखिए लैटिन, इसमें ऑप्शन दिया है लैटिन। लैटिन कई वैज्ञानिक शब्द लैटिन से आते हैं जैसे, लेकिन रिसर्च फ्रेंच से लिया गया है। लेकिन देखिए फ्रेंच रिसर्च शब्द जो है फ्रेंच से रिसर्चर खोज करना से लिया गया है, आपको पता होगा। लेकिन देखिए ग्रीक, यह बहुत ग्रीक भाषा के बारे में क्या बताएं। अब देखिए अगला हम लोग चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान की विशेषता नहीं है। तो कौन अनुसंधान की विशेषता नहीं है? देखिए इसमें पहला दिया है प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण। तो प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण जो होता है, अनुसंधान एक संगठित और योजनाबद्ध प्रक्रिया है, लेकिन मतलब यह विशेषता अनुसंधान का हिस्सा नहीं हो सकता है। विशेषता अनुसंधान का हिस्सा यह कभी नहीं हो सकता है। देखिए दूसरा दिया आपका दिया है यादृच्छिकता। तो यादृच्छिकता जो होता है अनुसंधान, यादृच्छ मतलब बिना योजना नहीं होता है। यादृच्छ का मतलब बिना योजना नहीं होता है, यह गलत विशेषता है, ठीक है। और बाकी सारा आपका होगा। देखिए वस्तुनिष्ठता, अनुसंधान निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठता होता है। और उसके बाद देखिए पुनरावृत्ति योग्यता, यह भी अनुसंधान को दोहराया जा सकता है और यह इसकी प्रमुख विशेषता है। तो यह सारा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। यादृच्छिकता जो होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यह नहीं है, बाकी सब सही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान जो है शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है, बाकी किसी के क्षेत्र में नहीं। अब 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ऐसा कौन सा शोध है जो नीतियों में सुधार के लिए किया जाता है। तो ऐसा कौन सा शोध है, चलिए मैं एक एक के बारे में। पहला ऑप्शन जो दिया है अनुप्रयुक्त अनुसंधान। तो अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। यह व्यवहारिक समस्याओं को हल करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। क्रियात्मक अनुसंधान यह नीतियों और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए किया जाता है, खासकर शिक्षा और संगठनात्मक सेटिंग्स में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वह आपका सही हो जाएगा। और मौलिक अनुसंधान के बारे में आप लोग जानबे करते हैं, इसका उद्देश्य ज्ञान का विस्तार करना एवं नीतियों में सुधार करना, है, नीतियों में सुधार नहीं। अब इसके बाद देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान दिया, यह केवल घटनाओं का वर्णन करता है, लेकिन नीति सुधार के लिए उपयोगी नहीं है ये। अब चलिए अब हम लोग 9वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रक्रिया का चरण नहीं है। अनुसंधान प्रक्रिया, जब आप रिसर्च करने जाते हैं तो वहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें, चारों ऑप्शन में से क्या नहीं होता है। देखिए समस्या की परिभाषा, यह तो अनुसंधान प्रक्रिया का पहला चरण है। अनुसंधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, समस्या की परिभाषा। और उसके बाद यादृच्छिक नमूना, देखिए यह डेटा संग्रह प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन अनुसंधान प्रक्रिया का चरण नहीं है। यह क्या है, देखिए डेटा संग्रह प्रक्रिया का हिस्सा है। यही ऑप्शन जो आपका होगा वह सही होगा। इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रक्रिया का चरण नहीं है। तो देखिए यादृच्छिक जो नमूना होता है यह डेटा संग्रह का प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन अनुसंधान प्रक्रिया का चरण नहीं है। और देखिए डेटा विश्लेषण, यह अनुसंधान प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण होता है। डेटा विश्लेषण जो होता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद देखिए निष्कर्ष निकालना, आप लोगों को पता है कि यह अंतिम चरण होता है रिसर्च का, निष्कर्ष निकालना। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं। और देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अनुसंधान की प्रणालीबद्ध प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए अनुसंधान की प्रणालीबद्ध प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसके बारे में देखिए अनुसंधान पद्धति कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, अनुसंधान
पद्धति कहा जाता है। लेकिन अनुसंधान नैतिकता क्या होता है? तो देखिए अनुसंधान नैतिकता जो होता है, अनुसंधान नैतिकता एक व्यवहार सुनिश्चित करता है। क्या? व्यवहार सुनिश्चित कराता है, लेकिन यह प्रक्रिया का नाम किसी प्रक्रिया का नाम नहीं है। देखिए अनुसंधान पद्धति, जैसे मैंने आपको बताया कि अनुसंधान, यह अनुसंधान की प्रणालीबद्ध और योजनाबद्ध प्रक्रिया का वर्णन कराती है, जो अनुसंधान पद्धति होती है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका जो दिया ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न नहीं कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी दिया है अनुसंधान समस्या। तो देखिए अनुसंधान समस्या आपको पता होगा कि उद्देश्य को परिभाषित करती है। यह अनुसंधान जो होता है, अनुसंधान समस्या जो होता है, यह अनुसंधान के उद्देश्य को परिभाषित करती है। उसके बाद चौथा ऑप्शन जो दिया है अनुसंधान रणनीति। आपको एक बार बता दें कि अनुसंधान के लिए जो होता है, अनुसंधान रणनीति जो होता है अनुसंधान के लिए उपयोगी की जाने वाली विधि है, लेकिन व्यापक प्रक्रिया नहीं है। यह जो लेकिन यह प्रक्रिया नहीं है, केवल यह अनुसंधान के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है। अब चलते हम लोग अब 11 नंबर प्रश्न पे। देखिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग सुनते जाइए, मज़ा तो आ ही रहा है। अनुसंधान समस्या के बारे में एक संभावित कथन को क्या कहा जाता है? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया, यह एग्जाम में आ सकता है। अनुसंधान समस्या के बारे में एक संभावित कथन को क्या कहा जाता है? तो देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, एक संभावित कथन मतलब एक संभावना होता है, एक कल्पना होता है उसी, और जब वही कल्पना हम लोग लिख करके एक स्ट्रक्चर बना देते हैं तो परिकल्पना बन जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। देखिए सिद्धांत तो आप लोग जानते करते हैं, सिद्धांत यह एक अवधारणा होता है जो परिकल्पनाओं का समर्थन कराती है। इसका परिकल्पना आपके बारे में परिकल्पना बता दिए कि यह अनुसंधान के प्रारंभिक चरण में प्रस्तावित एक संभावित उत्तर या अनुमान होता है, परिकल्पना। इसके बाद बता दो प्रयोग आपको पता है कि अनुसंधान का एक चरण होता है जहां परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। तो मतलब परीक्षण ही किया जाता है अनुसंधान का, उसको आप लोगों को पढ़कर पता है। निष्कर्ष ऑप्शन नंबर डी है, तो आपको पता होगा कि यह अनुसंधान का अंतिम चरण होता है। अब चलिए हम लोग आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए बहुत मज़ा आ रहा है। कौन सा तर्क विशिष्ट अवलोकनों से सामान्य निष्कर्ष तक जाता है? देखिए प्रश्न को समझिए, प्रश्न घुमा रहा है, कैसे घुमा रहा है प्रश्न। कौन सा तर्क विशिष्ट अवलोकनों से सामान्य निष्कर्ष तक जाता है? तो देखिए इसके बारे में आप लोगों को क्या बताएं, तो इसका होगा आगमनात्मक तर्क। क्या होता है? आगमनात्मक तर्क जो होता है। अब चलिए देखिए निगमनात्मक तर्क क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्ष तक जाता है कौन? निगमनात्मक तर्क जो होता है। सामान्य सिद्धांतों से क्या होता है? यह सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्ष तक जाता है। और देखिए आगमनात्मक तर्क जो होता है यह विशेष उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष तक जाता है। देखिए सामान्य निष्कर्ष तक जाता है, विशिष्ट निष्कर्ष तक जाता है निगमनात्मक तर्क, और सामान्य निष्कर्ष तक जाता है आगमनात्मक तर्क। और उसके बाद देखिए तार्किक तर्क क्या होता है? यह देखिए तार्किक तर्क जो होता है व्यापक श्रेणी है। क्या है? व्यापक श्रेणी है, जिसमें निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों तर्क आते हैं। क्या? देखिए निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क दोनों में आते हैं, उसको तार्किक तर्क कहते हैं। अब देखिए उसका दिया है सादृश्य तर्क। देखिए सादृश्य तर्क जो होता है यह समानताओं पर आधारित होता है और आगमनात्मक तर्क से भिन्न होता है। क्या होता है? यह आगमनात्मक तर्क से भिन्न होता है। अब चलिए हम लोग आते हैं, इसका आपको समझ में ही आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। देखिए गुणात्मक अनुसंधान का उदाहरण क्या है? तो एक बात आप लोग को बता दें कि आप लोग अगर सुन रहे हैं तो सुनते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। काम करते हुए भी आपको मैं एंजॉय दे रहा हूँ। तो देखिए गुणात्मक अनुसंधान का उदाहरण क्या है? केस स्टडी, सर्वेक्षण, प्रयोग, सांख्यिकीय विश्लेषण। तो देखिए इसमें जो होगा आपका केस स्टडी, गुणात्मक अनुसंधान का उदाहरण जो होता है केस स्टडी होता है। देखिए केस स्टडी जो होता है गुणात्मक अनुसंधान का उत्कृष्ट उदाहरण है। आपको पता ही होगा, बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है जो गहन और संदर्भ विशिष्ट विश्लेषण प्रदान करता है, आपको लोग पता होगा। और देखिए सर्वेक्षण आपको पता होगा, आमतौर पर यह मात्रक डेटा संग्रह के लिए उपयोग किया जाता है।
अब देखिए प्रयोग, प्रयोग आपको पता है कि यह मात्रात्मक अनुसंधान का हिस्सा है। प्रयोग क्या है? मात्रात्मक अनुसंधान का हिस्सा है। तो यह यहाँ कैसे हो सकता है? देखिए सांख्यिकीय विश्लेषण, देखिए सांख्यिकीय विश्लेषण भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, केवल संख्यात्मक डेटा पर आधारित होता है। देखिए सांख्यिकीय विश्लेषण जो होता है केवल संख्यात्मक डेटा पर आधारित होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है? तो गुणात्मक अनुसंधान इसके पहले ही मैंने आपको बताया, ठीक है। तो देखिए व्यक्तिपरक विश्लेषण, पहला ऑप्शन जो दिया है व्यक्तिपरक विश्लेषण, तो आपको पता होगा व्यक्तिपरक विश्लेषण जो होता है गुणात्मक अनुसंधान में प्रमुख होता है। ये जान लीजिए जो गुणात्मक अनुसंधान में व्यक्तिपरक विश्लेषण जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है, बहुत प्रमुख होता है। और देखिए संख्यात्मक डेटा अभी जस्ट बताएं, संख्यात्मक डेटा क्या होता है, मात्रात्मक अनुसंधान की विशेषता है। और यहाँ पर ऑप्शन क्या पूछा है? गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। तो देखिए विशेषता नहीं है, बाकी सब विशेषता होगा, एक नहीं होगा। तो देखिए संख्यात्मक डेटा जो होगा यह मात्रात्मक अनुसंधान की विशेषता है, गुणात्मक अनुसंधान की नहीं हो सकता। अब देखिए खुले प्रश्न, देखिए खुले प्रश्न जो होता है गुणात्मक अनुसंधान में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद अगला आपका ऑप्शन नंबर डी है संदर्भ विशिष्ट व्याख्या, तो यह गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता है। देखिए संदर्भ विशिष्ट और व्याख्या जो होता है यह गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता होती है। अब चलते हैं, देखिए हम लोग प्रश्न अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है रिसर्च समस्या का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो रिसर्च समस्या का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वह प्रासंगिकता। क्या है? प्रासंगिकता जो है आपका, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रासंगिकता। अब चलिए अब इसमें देखिए सटीकता, पहला ऑप्शन क्या है? सटीकता। सटीकता के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए सटीकता जो होता है अनुसंधान में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह महत्वपूर्ण होता है लेकिन यह समस्याओं के निर्धारण में प्राथमिक नहीं होता है। क्या होता है? समस्याओं के निर्धारण में प्राथमिक नहीं होता है। तो यह होगा नहीं यहाँ पर कौन सा है? तो यह होगा नहीं आपका। देखिए प्रासंगिकता आपको जैसे ही कि मतलब आपको अगर हल्का फुल्का पढ़े होंगे तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अनुसंधान समस्या का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्रासंगिकता, क्योंकि यह समस्याओं के महत्व को दर्शाता है। और उसके बाद देखिए नवीनता है, यह अनुसंधान के लिए वांछनीय होता है, मतलब लेकिन हमेशा आवश्यक नहीं है। कभी कभी यह आवश्यक होता है, कभी कभी आवश्यक नहीं होता अनुसंधान में अर्थात रिसर्च में। देखिए व्यवहारिकता, व्यवहारिकता जो है देखिए अनुसंधान के प्रबंधन में सहायक होता है। व्यवहारिकता, अगर किसी से व्यवहार में लगे रहेंगे तो अपना अनुभव देगा, तो इससे क्या होता है रिसर्च और आगे जा सकता है, लेकिन समस्या के निर्धारण में प्राथमिक नहीं होता है यह। अब चलिए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16, डेटा संग्रह का कौन सा उपकरण गुणात्मक अनुसंधान में सामान्यतः उपयोग किया जाता है? तो देखिए चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ प्रश्नावली। सबसे पहले क्या है? प्रश्नावली। तो प्रश्नावली देखिए यह प्रश्नावली आपका जो होता है पहली प्रश्नावली, दूसरी प्रश्नावली, तीसरी, तो मात्रात्मक अनुसंधान में अधिक प्रयोग किया जाता है, ना कि डेटा संग्रह। गुणात्मक अनुसंधान में सामान्यतः उपयोग नहीं होगा इसका, यह मात्रात्मक अनुसंधान होता है प्रश्नावली। उसको देखिए साक्षात्कार, देखिए यह गुणात्मक अनुसंधान में गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन? साक्षात्कार। देखिए यह गुणात्मक अनुसंधान में गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो क्या होता है? साक्षात्कार। और इसके बाद देखिए अगला यही आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए डेटा संग्रह में कौन सा उपकरण गुणात्मक अनुसंधान में सामान्यतः उपयोग किया जाता है? तो वह होगा साक्षात्कार आपका। अब देखिए साक्षात्कार मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आंकड़ों का चार्ट क्या होता है? देखिए यह डेटा प्रस्तुत करता है, जो आंकड़ों का चार्ट होता है वह आपका डेटा प्रस्तुति का एक साधन होता है, डेटा संग्रहण का एक उपकरण नहीं है यह, केवल यह साधन है। किसका? डेटा प्रस्तुति का एक साधन है, डेटा संग्रह का उपकरण नहीं हो सकता। अब देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है यह डेटा विश्लेषण में सहायक हो सकता है, लेकिन यह उपकरण नहीं हो सकता है। केवल यह डेटा विश्लेषण में सहायक हो सकता है, लेकिन यह उपकरण नहीं हो सकता है। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अनुसंधान डिजाइन का उद्देश्य क्या है? तो अनुसंधान डिजाइन का जो उद्देश्य होता है इसका मैं आप लोगों को बता दूं। पहले तो आपको जवाब दे देता हूं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा
इसका ऑप्शन नंबर डेटा संग्रह के तरीके की पहचान करना, इसका ऑप्शन नंबर जो ए ही सही होगा, डेटा संग्रह के तरीकों की पहचान करना। अब क्यों ए ही सही होगा, चलिए आपको बताते हैं। देखिए ये जो होता है यह डेटा संग्रह के तरीकों की पहचान करना। देखिए अनुसंधान डिजाइन यह सुनिश्चित करता है, देखिए अनुसंधान के डिजाइन को यही सुनिश्चित करता है, डेटा संग्रह के तरीके की पहचान करना यह क्या करता है, अनुसंधान डिजाइन यह सुनिश्चित करता है, डेटा संग्रह व्यवस्थित और उपयुक्त हो मतलब करता है यह। अब चलिए आते हम, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका है अनुसंधान की समस्या का हल करना। देखिए अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य हो सकता है यह, देखिए हल करना क्या होता है, अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य हो सकता है, ना कि यहाँ पर डिजाइन हो सकता है, यह उद्देश्य हो सकता है, प्राथमिक कार्य नहीं हो सकता है, डिजाइन एक प्राथमिक कार्य नहीं है। देखिए डेटा विश्लेषण, देखिए डेटा विश्लेषण के उपकरण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है डेटा विश्लेषण के उपकरण प्रदान करना। तो देखिए यह विश्लेषण का हिस्सा है, डिजाइन का हिस्सा नहीं हो सकता है, जब विश्लेषण कर रहा है तो विश्लेषण का हिस्सा होगा, डिजाइन कैसे हो सकता है भाई। अब चलिए यहाँ से आप लोग देखिए सटीक ऑप्शन से भी हम लोग सोच सकते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। देखिए अनुसंधान के लिए नैतिक मार्गदर्शन देना, देखिए यह अनुसंधान नैतिकता का कार्य है, देखिए अनुसंधान नैतिकता का कार्य है, तो यह आपका उद्देश्य कैसे हो सकता है, अनुसंधान के लिए नैतिकता मार्गदर्शन देना, तो यह तो नैतिकता का कार्य हुआ ना, तो यह आपका उद्देश्य कैसे हो सकता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज करण का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए त्रिभुज करण का उपयोग मैं आप लोगों को बता दूं, डेटा संग्रह में विविधता लाने के लिए किया जाता है। देखिए त्रिभुज करण का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो त्रिभुज करण का उपयोग जो होता है डेटा संग्रह में विविधता लाने के लिए किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नमूने के आकार को निर्धारित करने के लिए। तो एक बात आप लोग बता दें कि त्रिभुज करण का उद्देश्य नहीं है यह, ठीक है, यह उद्देश्य नहीं हो सकता है। और उसके बाद देखिए अगला कह रहा है अनुसंधान के नैतिक मुद्दों को हल करने के लिए। तो देखिए अनुसंधान की यह भी नैतिकता का हिस्सा हो गया, अनुसंधान जब कह रहा है अनुसंधान के नैतिक मुद्दों को हल करने के लिए, तो यह अनुसंधान की नैतिकता का हिस्सा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यह मतलब त्रिभुजकरण का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो यह तो नैतिकता का हिस्सा हो गया, तो यह उपयोग थोड़ी नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगला कह रहा है कि परिकलन की पुष्टि करने के लिए। तो आपको अभी जस्ट ही बताएं कि परिकलन जो होता है यह विश्लेषण का हिस्सा हो सकता है, त्रिभुजीकरण का नहीं हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है डेटा को प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो डेटा को प्रस्तुत करने का देखिए टेबल, ग्राफ, वर्णनात्मक रूप, स्थिति के अनुसार सभी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा देखिए टेबल, ग्राफ, वर्णनात्मक रूप, स्थिति के अनुसार सभी। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्थिति के अनुसार सभी। अगर स्थिति आपको टेबल बनाना पड़ रहा है तो आप टेबल बनाएंगी, अगर ग्राफ बनाना पड़ रहा है तो ग्राफ बनाएंगी, अगर वर्णन करना पड़ रहा है तो वर्णन करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डेटा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, आप टेबल भी बना सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं, वर्णनात्मक वर्णन भी कर सकते हैं, तो यह सभी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। अब चलिए देखिए परिकल्पना परीक्षण में कौन सा कदम सबसे पहला होता है। तो परिकल्पना, देखिए परिकल्पना में परिकल्पना बनाना, देखिए परिकल्पना परीक्षण में कौन सा कदम सबसे पहला होता है, तो पहला ऑप्शन ही दिया आपका परिकल्पना बनाना। तो इसका यही सही हो जाएगा भाई, परिकल्पना परीक्षण करने जा रहे हैं तो परिकल्पना बनाना ही पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर यही सही होगा। लेकिन डेटा संग्रह क्या होता है, देखिए डेटा संग्रह क्या है, यह परीक्षण प्रक्रिया के बाद आता है। डेटा संग्रह कब आता है, परीक्षण प्रक्रिया के बाद आता है। डेटा विश्लेषण कब आता है, डेटा संग्रह के बाद किया जाता है। निष्कर्ष कब लिया जाता है, निष्कर्ष मैंने एक बार नहीं 1000 बार आपको बता दिया कि यह अंतिम चरण होता है रिसर्च का। अब चलिए आज ये 25 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, मजा तो आ ही रहा होगा आपको। अनुसंधान की प्रक्रिया और पद्धति पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, इनको हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं।
आकस्मिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आकस्मिक अनुसंधान आपको मैं बता दूं कि कारण और प्रभाव का अध्ययन कराता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दिया भी है। कारण और प्रभाव का अध्ययन कराता है और संबंधों का पता लगाना। देखिए, संबंधों का पता लगाना तो सहसंबंध अनुसंधान हो जाएगा। देखिए, अनुसंधान बहुत आसान है, जो कह रहा है वही आपका होगा। देखिए, संबंधों का पता लगाना तो सहसंबंध अनुसंधान का उद्देश्य है। और उसके बाद देखिए, आकस्मिक जो होगा कारण और प्रभाव का अध्ययन कराता है। और डेटा एकत्रित करना तो यह अनुसंधान प्रक्रिया का हिस्सा है, उद्देश्य तो हो ही नहीं सकता। पहला नंबर, डेटा एकत्र करना जो होता है अनुसंधान प्रक्रिया का हिस्सा है, तो उद्देश्य नहीं हो सकता है। देखिए, और पूर्वानुमान लगाना एक वर्णनात्मक अनुसंधान है। इसके पहले ही मैंने आपको बताया, तो उद्देश्य कैसे हो सकता है भाई? अब देखिए, हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्राथमिक डेटा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो प्राथमिक डेटा का मुख्य स्रोत जो होता है आपका, देखिए, प्राथमिक डेटा का मुख्य स्रोत जो होता है साक्षात्कार होता है। यह आपको पता होगा। पुस्तकें, यह क्या है भाई? पुस्तकीय द्वितीयक डेटा का स्रोत होती हैं। उसके बाद समाचार पत्र ये भी आपका द्वितीयक डेटा का स्रोत होता है। साक्षात्कार प्राथमिक डेटा का स्रोत होता है। उसका रिपोर्ट, यह अक्सर द्वितीयक डेटा होता है। रिपोर्ट जो होता है हमेशा द्वितीयक डेटा होता है, द्वितीयक डेटा के रूप में उपयोग की जाती है। ठीक है। अब 23 नंबर देखिए, प्रयोग क्या कह रहा है? अनुसंधान की प्रायोगिक विधि का मुख्य लाभ क्या है? ये भी मैंने आपको बता दिया, पहले ही बताया, लेकिन आपको ध्यान नहीं होगा। नियंत्रण और सटीकता होता है। क्या होता है? नियंत्रण और सटीकता होता है। देखिए, मेरा थोड़ा जबान इधर उधर हो सकता है, क्यों? क्योंकि मैं ऑप्शन भी पढ़ता हूँ। तो नियंत्रण और सटीकता जो होता है आपका, तो यह हो सकता है। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर दिया है, इसका देखिए, अनुसंधान प्रायोगिक विधि का मुख्य लाभ है, तो नियंत्रण और सटीकता होगा। देखिए, कम लागत, देखिए कम लागत क्या हो सकता है? कम लागत वाला अक्सर प्रायोगिक विधि अक्सर महंगी होती हैं, आपको पता ही होगा, तो कम लागत तो होगा नहीं। देखिए, समय की बचत के बारे में क्या कहें? आमतौर पर समय लेने वाली होती है। देखिए, समय की बचत, देखिए रिसर्च जो होता है समय लेने वाली होती है, तो समय की बचत तो होगा नहीं। नियंत्रण और देखिए, प्रायोगिक अनुसंधान में सभी चरण को नियंत्रित करके सटीक निष्कर्ष निकालते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो यही नियंत्रण और सटीकता जो होगा आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, सरलता, देखिए, जब कभी भी आप रिसर्च करने जाते हैं तो वह सरल नहीं होता है, तो यह आपका होगा नहीं, तो इसका हो जाएगा नियंत्रण और सटीकता। देखिए, संदर्भ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संदर्भ का जो मुख्य उद्देश्य होता है, आप लोग कक्षा 10 से संदर्भ लिखते आ रहे हैं, पाठकों के मूल स्रोत की जानकारी देना। क्या होता है? संदर्भ जो होता है पाठकों को मूल स्रोत की जानकारी देना। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, अनुसंधान में अधिप्रमाणन, देखिए, अनुसंधान में अधिप्रमाणन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? अधिप्रमाणन रोकने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो यह देखिए, इसका देखिए, मूल स्रोत का उल्लेख करना, मूल स्रोत का उल्लेख करना होता है। देखिए, अधिप्रमाणन जो होता है, इसकी आवश्यकता आपको क्या होती है? मूल स्रोत का उल्लेख करने के लिए आपको अधिप्रमाणन की आवश्यकता होती है। देखिए, चलिए मैं आपको इसका डेफिनेशन भी बताता हूँ। देखिए, अधिप्रमाणन से बचने के लिए आपको मूल स्रोत का उचित संदर्भ देना आवश्यक होता है। एक बात आप लोग जान लीजिए, अधिप्रमाणन से बचने के लिए आपको मूल स्रोत का उचित संदर्भ देना आवश्यक होता है अनुसंधान में। अब देखिए, अगला है आपका आवश्यक जानकारी जोड़ना। देखिए, आवश्यक जानकारी जोड़ना यह अधिप्रमाण को रोकने में सहायक नहीं होता है, और नहीं यह मतलब सहायक नहीं है। आप लोग एक बात जान लीजिए। देखिए, भाषा बदल देना, देखिए केवल भाषा बदलने से अधिप्रमाण नहीं रुकता है। एक बात आप लोग जान लीजिए कि भाषा अगर बदल दे रहे हैं तो अधिप्रमाण आपका नहीं बदलेगा। देखिए, लेखन का नाम छिपाना, तो यह अनुसंधान की नैतिकता के खिलाफ है। एक बात जान लीजिए, अगर आप
किसी कोई पुस्तक लिख दी और नाम छुपा रहे हैं तो अनुसंधान की नैतिकता के वह खिलाफ होता है। अगर आपने कोई पुस्तक लिखी है तो आपका नाम होना आवश्यक है। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है अनुसंधान में अनुसंधान नैतिकता का उद्देश्य क्या है। तो अनुसंधान में अनुसंधान नैतिकता का उद्देश्य क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका प्रतिभागियों की गोपनीयता की रक्षा करना। देखिए अनुसंधान में अनुसंधान नैतिकता का उद्देश्य होता है प्रतिभागियों की गोपनीयता की रक्षा करना। अब देखिए अनुसंधान को तेज बनाना, तो अनुसंधान को तेज बनाना यह नैतिकता का उद्देश्य अनुसंधान की गुणवत्ता सुनिश्चित कराता है, गति नहीं। एक बात आप लोग जान लीजिए। अब देखिए उसके बाद दिया है आपका दूसरा ऑप्शन नंबर आपका 2 पता है, ये मतलब प्रतिभागियों को गोपनीयता की रक्षा कराना यह अनुसंधान नैतिकता का प्रमुख उद्देश्य होता है। अब देखिए केवल लाभदायक अनुसंधान करना, तो यह उद्देश्य नैतिकता का हिस्सा नहीं हो सकता। एक बात आप लोग जान लीजिए। अनुसंधान की लागत को कम करना, तो लागत प्रबंधन का नैतिकता से सीधा संबंध नहीं है। आई बात समझ में। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रतिभागियों की सहमति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रतिभागियों की सहमति का जो मुख्य उद्देश्य है प्रतिभागियों को जानकारी देना और उनकी सहमति लेना। एक बात आप लोग जान लीजिए, प्रतिभागियों की सहमति का मुख्य उद्देश्य जो होता है प्रतिभागियों को जानकारी देना और उनकी सहमति लेना। एक बात आप लोग जान लीजिए, अनुसंधान को वैध बनाना, ये क्या होता है। अनुसंधान को वैध बनाना यह नैतिक बनाती है, वैधता अलग विषय है, आप लोग एक बात जान लीजिए। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अनुसंधान का प्रचार करना। एक बात बता दें कि यह सहमति का इससे कोई संबंध ही नहीं हो सकता है भाई। अनुसंधान को आसान बनाना, सहमति प्रक्रिया अनुसंधान को आसान बनाने के बजाय समय लेती है भाई, ये तो होगा नहीं आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा मेरे भाई। अब देखिए 28 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अधिप्रमाणन का उदाहरण नहीं है। अधिप्रमाणन का उदाहरण नहीं है, तो देखिए इसका आप लोगों को बताते हैं। देखिए बिना क्रेडिट दिए विचार लेना, तो यह अधिप्रमाण है, यह अधिप्रमाण है। देखिए बिना क्रेडिट दिए विचार लेना यह अधिप्रमाण है। देखिए स्रोत का उचित संदर्भ देना, तो यह अधिप्रमाण से बचने का सही तरीका है। देखिए स्रोत का उचित संदर्भ देना यह अधिप्रमाण से बचने का एक सही तरीका है। अब पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिप्रमाण का उदाहरण नहीं है, तो यह उदाहरण नहीं है। एक बात आप लोग जान लीजिए। देखिए किसी और का काम अपना बनाना, यह अधिप्रमाण का स्पष्ट उदाहरण भी है। देखिए बिना अनुमति के किसी के विचारों का उपयोग करना, यह भी अधिप्रमाण है। देखिए कहने का मतलब अधिप्रमाण आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है। देखिए अधिप्रमाण वह होता है कि देखिए आप रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, किसी से किताब मांग करके लिख करके वह डेटा प्रस्तुत कर करके आप PhD करके प्रोफेसर बन गए, तो ये ऐसा नहीं होता है। अब आप देखिए वही अधिप्रमाण होता है। देखिए अब अनुसंधान में गोपनीयता का क्या अर्थ होता है, तो देखिए गोपनीयता का अर्थ आपको पहले ही बता दिए, प्रतिभागियों की पहचान गुप्त रखना, तो यही ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अब 30 नंबर सवाल कर रहा है, अनुसंधान में सार्थक त्रुटि का क्या अर्थ है। अनुसंधान में सार्थक त्रुटि का क्या अर्थ है, तो आप लोग बताइए कि सार्थक त्रुटि का क्या अर्थ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सही परिकल्पना को अस्वीकार करना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ